हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीरियस जुगाड़ से। मेरा नाम है पीयूष और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने कंटिन्यू करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का सेट ए को स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने इसमें 70 क्वेश्चंस किए थे और आज 71 से लेके पूरा 120 तक के क्वेश्चंस को खत्म करना है। तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो को साथ साथ में देखते चलना और पेपर पेन रख के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते चलना, ठीक है। जो भी डाउट्स आएंगे साथ में क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एग्जामिनेशन की जर्नी में, राइट। तो शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस को आज टैकल करना है। 71st क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के कॉन्टेक्स्ट से शुरू होता है। तो डायरेक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चंस और देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहे हैं। डायरेक्शंस की बात करें तो इसमें बोल रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड ए, बी एंड सी। वही सिंपल सा डायरेक्शन। स्पॉटिंग एरर्स में 4 पार्ट्स होते हैं टोटल, जिसमें से सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। आपको अंडरलाइन पार्ट दिख रहा होगा ए, बी और सी। अगर मान लीजिए सेंटेंस सही होता है तो आप क्या करेंगे, फिर नो एरर वाले ऑप्शन पे आपको जाना पड़ता है। यानी कि सेंटेंस में अगर कोई गलती नहीं निकल रही है तो आप अपनी आंसर शीट में ऑप्शन डी मार्क कर दोगे और नंबर आपकी झोली में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। डायरेक्शंस बोल रहे हैं रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी अंडरलाइन पार्ट एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अगेंस्ट द करेस्पॉन्डिंग लेटर। ठीक है, वही सिंपल सा काम। अगर आपको एबीसी में कोई पार्ट में गलती लग रही है, जितने रूल्स रेगुलेशंस हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पे अगर कोई गलती लग रही है तो आप उसको मार्क कर देंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया, जितना भी पढ़ा था उसके हिसाब से सब कुछ सही है, अब मुझे कोई गलती नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन डी के साथ हम चल देंगे और आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, शुरू करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बेस्ट वे इन विच यू कैन ओपन द बॉटल इज बाय पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट। ठीक है, चलो। द बेस्ट वे, कोई भी चीज करने का या बॉटल खोलने का, द बेस्ट वे इन विच यू कैन, वैसा तरीका जिससे आप कर सकते हैं क्या, बॉटल को ओपन कर सकते हैं। वो क्या तरीका है बेटा? बाय पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट। उसको गर्म पानी में पहले डाल दो, उसके बाद फटाफट वो खुल जाएगी। ठीक है, एकदम सही तरीका लिखा है यहाँ पे बॉटल को खोलने का। ठीक है, लेकिन ऐसा आपको तब लगेगा जब आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करो तो ये लिखा है द बेस्ट वे इन विच यू कैन। यहां पे क्या होना चाहिए? द बेस्ट वे इन विच यू कैन लिखते ही ये चीज गड़बड़ करने लगेगी, है ना। यहां पे जबरदस्ती का द बेस्ट वे इन विच यू कैन। अब यहां पे अगर बहुत सारे तरीके लिखे गए होते, द बेस्ट वेज विच कैन बी यूज्ड, द बेस्ट वेज इन विच यू कैन ओपन द बॉटल, ये लिखना गलत है। द बेस्ट वेज विच कैन बी यूज्ड ऐसा लिखते तब चलता। तो यहां पे हम इसको ठीक कैसे करेंगे? द बेस्ट वे, ये सब कुछ काट के अगर सीधा हम टू लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेंटेंस पढ़ने में एक गो में सही लगा, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम्स कैसे आई तो थोड़ा सा माइन्यूटली देखा तब। तो द बेस्ट वे इन विच यू कैन, कोई जरूरत नहीं है। द बेस्ट वे टू ओपन द बॉटल इज बाय पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट। सिंपल था। चलो, तो ए वाले के साथ में जाएंगे एंड 71st क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Somebody who I enjoy reading is Tagore। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। Somebody मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, who I enjoy reading is Tagore। अब enjoy कौन कर रहा है? मैं enjoy कर रहा हूं रीडिंग को। ठीक है, somebody who I enjoy reading is Tagore। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है? I enjoy reading Tagore। इसी चीज को इन्होंने मोल्ड करके थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिखा है। तो यहां पे क्या कहना चाहता है? आई एंजॉय रीडिंग टैगोर की बात करना चाहता है ना। मान लो आई एंजॉय रीडिंग टैगोर। ठीक, अब यहां पे जो हु लगा हुआ है वो किसके लिए लिखा हुआ है? समबडी के लिए। समबडी कौन है? टैगोर के लिए कहा गया है। तो कहना क्या चाहता है? मैं एंजॉय करता हूं किसको पढ़ना? टैगोर को पढ़ना। और हमने सीखा था जब सब्जेक्ट की बात होगी तो यहां पे हम हु लगाएंगे, लेकिन जब किसी और के लिए बात होगी तब हम क्या लगाएंगे? हुम लगाएंगे। यहां पे क्या बात कर रहा है? हु किसके लिए लगाया जा रहा है? यहां पे समबडी के लिए लगाया जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो ये सेंटेंस को सिर्फ फ्रेम अलग तरीके से किया गया है। यहां पे समबडी के लिए हु यूज किया गया है, जो समबडी क्या है? ऑब्जेक्ट है बेटा। ऑब्जेक्ट मतलब बाद में जो आता है, और जब भी बाद वाले वर्ड्स के लिए हमें लगाना पड़ता है क्या लगाते हैं? हु की जगह हम हुम को प्रेफर करते हैं, इसीलिए हु की जगह whom लगाएंगे तब ये सही होगा। somebody whom I enjoy reading is Tagore होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन में हम एरर अपनी मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं।
क्वेश्चन 73 कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स टू रिपेयर द डैमेज। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज दिन रात मेहनत कर रही, दिन रात काम कर रही हैं, इस बात को बोलते हैं थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स या थ्रू आउट डे एंड नाइट। ठीक है, बिल्कुल सही तरीका है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर, अब देखो बहुत सारी कंपनीज हैं तो आर लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स टू रिपेयर द डैमेज, बिल्कुल ठीक है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इट शुड बी नो एरर, सीधा सीधा। तो हम जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अप्लाई करने के बाद में जैसा लॉजिक बन रहा होगा उस हिसाब से या तो एबीसी में कोई एरर निकालेंगे या फिर हम नो एरर के साथ में सीधा चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। जरा से ये मिटा देता हूं, नहीं तो 74 में पहले ही पढ़ने के एरर दिख जाएगा। चलो 74 क्वेश्चन कह रहा है द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स वर प्लेजेंट। अब यहां पे जरा ध्यान से समझो, प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो खुशी दे आपको, ऐसी कोई चीज जो खुशी दे। लेकिन जब टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं तो आपको खुशी नहीं होगी, आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, है ना। तो प्लेजेंट वर्ड को हम कभी भी टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगाते हैं। टेस्ट रिजल्ट्स या एग्जाम रिजल्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे है गुड को यूज कर सकते हैं हम, है ना। गुड की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्सीलेंट, गुड की जगह पे एक्सीलेंट लिख सकते हैं, इसकी जगह पे सेटिस्फैक्ट्री लिख सकते हैं, इसकी जगह पे सेटिस्फैक्ट्री लिख सकते हैं। तो ये वाले वर्ड्स जब हम यूज करेंगे तो मार्क्स, एग्जाम, रिजल्ट्स, इनके कॉन्टेक्स्ट में ये सही माने जाते हैं। तो गड़बड़ी क्या है बेटा, प्लेजेंट नहीं लगाएंगे। प्लेजेंट हम लगा सकते, जैसे मान लो मौसम की बात करी हो तो हमने कहा कि द वेदर इज वेरी प्लेजेंट, अब ये ठीक है, अब यहाँ एक्सीलेंट नहीं लिखेंगे, गुड नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लेजेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा जो सच में टिकल कर रहा हो उस जगह पे हम प्लेजेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लेजेंट की जगह पे गुड लगा दो, एक्सीलेंट लगा दो, सेटिस्फैक्ट्री लगा दो, चलेगा। चलो तो 74 में ऑप्शन नंबर सी के साथ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो 75 पे आते हैं। 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। ठीक, अब जब मैं बोल रहा हूं 2/3 ऑफ द बुक, तो देखो कई बार तो गलती यहां पे भी आती है, इसका जरा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला 1/3, मैंने बोला 1/3, ये ठीक है, 1/3 ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला 2/3, अगर मैंने बोला 2/3, तो यहां पे क्या होगा बेटा, देखो इस वाली जगह पे अगर 1 है, सिर्फ 1, तब ये सिंगुलर रहता है। अगर इस जगह पे 1 के अलावा कुछ हुआ, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हुआ, तो बगल वाले भाई साहब क्या हो जाते हैं, अपने साथ में एस लेने लगते हैं। याद रहेगा, अगर ये 1 रहेगा तभी बगल वाला सिंगुलर रहेगा। 1 की जगह पे कुछ भी हुआ, 2, 3, 4, 5, ये अपने आप क्या हो जाता है बेटा, एस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और यह कुछ भी लिखा हो, 2/3 हो, 3/4 हो, 1/5 हो, 1/3 हो, कुछ भी हो, इस पूरे को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, इस पूरे को सिंगुलर माना जाता है। अब देखो 2/3 ऑफ द बुक, एक ही बुक थी, उसका 2/3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉज रबिश की बात यहां पे हो जाएगी। तो 2/3 ऑफ द बुक वॉज रबिश हमें यूज करना पड़ेगा, वर रबिश करते ये गलत हो जाएगा। देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस यही है कि अगर पढ़ते टाइम कॉमन सेंस लगा ले रहे हो तो ये सही हो जाएगा, वरना फिर दिक्कत करनी पड़ेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 76 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट विद एनी लाइज यू हैव टोल्ड। अब देखो यार, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट। अबे कोर्ट के लिए थोड़ी होता है आंसरेबल, यू विल बी आंसरेबल टू द कोर्ट होता है ना। यू विल बी आंसरेबल टू द कोर्ट या फिर यू विल बी आंसरेबल इन द कोर्ट, सिंपल है ना। यू विल बी आंसरेबल इन द कोर्ट, एक गलती यहां पे हो गई। विद एनी लाइज की जगह यहां पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, फॉर एनी लाइज, है ना। जो झूठ आपने बोला होगा उसका गलती या उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो गए या उसके लिए आपको आंसर देना पड़ेगा। सो यू विल बी आंसरेबल इन द कोर्ट फॉर एनी लाइज यू हैव टोल्ड। तो यहां पे बी पार्ट में 2 गलतियां मुझे मिल रही हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। देखो एक पार्ट में से ज्यादा गलतियां भी हो सकती हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको सीधा सीधा वही वाला पार्ट को आंसर कर देना है, राइट। तो 76 में कौन सा वाला आ गया, 76 में आ गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। चलो 77 पे आते हैं। She felt terribly anxious for have to sing in front of such a large audience। एक बहुत तगड़ा रूल बताता हूं आपको, याद रख लीजिए। लास्ट मोमेंट पे इस रूल को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज आती है, आपको लगेगा यार कर दूं या नहीं करूं, तो अगर रूल की तरह पता है तो डेफिनेटली आप कर ही दोगे। क्या है वो रूल, ध्यान से समझो।
अगर कभी ऑफ लगा हो, अगर कभी फॉर लगा हो, या अगर कभी फ्रॉम लगा हो, अगर कभी ऑफ लगा हो, फॉर लगा हो या फ्रॉम लगा हो, इनके बाद में हमेशा जो वर्ब होगी, हमेशा जो वर्ब होगी वो आईएनजी फॉर्म में ही होगी, वरना ये गलत मानी जाएगी। बोलो समझ आ रहा है? याद रख लो इसको। ऑफ, फॉर या फ्रॉम, ये तीन प्रेपोजिशन के बाद में जब भी कभी वर्ब लगेगी उसका आईएनजी फॉर्म ही पॉसिबल है, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। सिंपल रूल है, चलो अप्लाई करते हैं। शी फेल्ट टेरिबली एंग्शियस फॉर, अब देखो यहां पे फॉर आ गया, एंग्शियस उसको क्यों लगता है, फॉर आ गया। अब यहां पे देखो हैव लिखा है, गलती हमें मिल गई, कहां है, हैव गलत है। अब देखो ये गलत हो गया, फॉर हैव टू सिंग कुछ नहीं होता, फॉर के बाद में लगाएंगे फॉर हैविंग टू सिंग लगा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं शी फेल्ट टेरिबली एंग्शियस फॉर हैव टू हटा दें, सिर्फ सिंगिंग लगा दें, यहां पे सिंगिंग लगा दें, ये सही हो जाएगा। ठीक है, फॉर सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ सच अ लार्ज ऑडियंस। सिंपल, मतलब मुझे फॉर के बाद में आईएनजी फॉर्म चाहिए ही चाहिए, या तो मैं हैव को आईएनजी बनाऊं या फिर हैव टू को काट के सीधा आईएनजी लगा दूं सिंग में। तो फॉर सिंगिंग सही है, या तो फॉर हैविंग टू सिंग लगाना पड़ेगा, तब सही होगा। समझ आ रहा है? रूल याद रहेगा, ऑफ, फॉर और फ्रॉम के बाद हमेशा आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी वर्ब फॉर्म हमेशा गलत मानी जाती है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या कह रहा है। I don't agree with smacking children if they do something wrong। अब ये कह रहा है कि मैं अग्री नहीं करता कि जैसे ही बच्चे ने कोई गलती की उसको एक तमाचा लगा दो, इस पे मैं अग्री नहीं करता हूं। ठीक है, I don't agree with, ठीक है, अग्री के साथ में विद लगा है, बढ़िया है। स्मैकिंग चाहिए यहाँ पे, डेफिनेटली स्मैकिंग चिल्ड्रन, ठीक है। इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, बढ़िया। इफ दे डू क्यों लिखा है, क्योंकि चिल्ड्रन के बारे में बात है, प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं आएगा, सब कुछ परफेक्ट है। इट शुड बी ऑप्शन डी, दैट इज नो एरर, कोई गलती नहीं पाई गई इसमें, सारी चीजें सही लिखी हैं। चलिए 78 के बाद लेट्स गेट टू 79। द फ्रूट कैन बी मेड टू जैम। अब एक चीज बहुत अच्छी बताता हूं आपको, ऑलरेडी सीखी हुई चीजें हैं हमने, बट फिर भी एक बार दोबारा समझिए। ये जो है, जब भी हमें किसी चीज को कन्वर्ट करना हो, जब भी हमें किसी चीज को कन्वर्ट करना हो, वो लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज हो, कोई एक चीज को बी चीज में कन्वर्ट करना हो, किसी ए पार्टी को दूसरी पार्टी में कन्वर्ट करना हो, कोई भी चीज जब कन्वर्ट हो रही होती है तब आप याद रख लीजिए कन्वर्ट के लिए हमेशा हमने प्रेपोजिशन क्या लिखा हुआ है, इनटू। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है कन्वर्ट दिस सेंटेंस या ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन हिंदी, अब ये गलत है, इट शुड बी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी लिखना पड़ेगा। तो कन्वर्ट है, ट्रांसलेट है, ट्रांसफॉर्म है, इसके साथ में इनटू लगाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो इट शुड बी द फ्रूट कैन बी मेड टू जैम। अब फ्रूट को हम क्या कर रहे हैं बेटा, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, जैम में। तो टू यहां से हटाएंगे, क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, तब ये करेक्ट माना जाएगा, राइट। द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम लिखना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि कन्वर्ट वर्ड ही यहां पे यूज हो, है ना, कन्वर्ट, ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म कुछ भी यूज हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा मीनिंग आया तो आप क्या लगाओगे बेटा, इनटू लगाओगे हमेशा, तभी इसको सही माना जाएगा, वरना ये गड़बड़ है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज डन। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, ये थोड़ा दिमाग लगाएगा, वरना आप गलत कर दोगे। इसके लिए जरा था एक कॉन्सेप्ट समझो। मान लेते हैं दो पास्ट है, ये है प्रेजेंट, मान लो अभी बज रहा है 10, अभी 10 बज रहा है, ये है प्रेजेंट, ठीक है। मान लो मैं 10 बजे कोई चीज सोच रहा हूं। अब कोई काम था जो मैंने 9 बजे किया था, एक काम था जिसको मैंने कितने बजे किया था, 9 बजे किया था, और एक काम था जिसको मैंने कब किया था बेटा, 8 बजे किया था। एक काम कब किया था, 8 बजे किया था। तो 10 बजे है अभी प्रेजेंट, एक काम मैंने किया था 1 घंटे पहले और दूसरा काम किया था मैंने 2 घंटे पहले। अब इसके लिए एक रूल फॉलो होता है, जो काम मैंने 9 बजे किया था, मतलब जो अभी से पास वाला पास्ट है, इसके साथ हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो काम मैंने बहुत पहले किया था, मतलब इस पास्ट से भी पास्ट पे किया था, उसके साथ में मैं हमेशा क्या लगाऊंगा बेटा, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं लगा सकता। क्लियर रहेगा, ध्यान से समझ लो। प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो अभी से जो सबसे क्लोजेस्ट वाला पास्ट है उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो उस पास्ट से भी पहले हुआ है उसके साथ में हैड प्लस V3 लगाएंगे। अब सेंटेंस पे आइए, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज डन। मैंने उससे पूछा था, आई आस्क्ड हिम मतलब मैंने उससे पूछा था। तो मान लो अभी
ये प्रेजेंट है, मैंने उससे पूछा था, तो V2 हो गया आस्क्ड वाला, ASKED, ये हो गया आस्क्ड, ठीक है। अब what he has done, तो जब मैंने पूछा होगा उसके पहले ही उसने कुछ कर दिया होगा, तभी तो मैं पूछूंगा। इसका मतलब है हैज डन यहां पे गड़बड़ है, और मुझे चाहिए क्या होगा यहाँ पे, हैड प्लस V3, इसीलिए हैज को काट के यहां पे मैं क्या लगाऊंगा बेटा, हैड डन लगाऊंगा। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डन लिखेंगे तो सी पार्ट में एरर मिल जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बेसिस पे ढेर सारे सवाल होते हैं, तो इसको मिस मत करना, इसको याद रखना बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। देयर हैव बीन अ टोर्नाडो वॉच issued for Texas country until 11 o'clock tonight. There have been a tornado watch issued for Texas country until 11 o'clock tonight. अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल है यार, मतलब इन्होंने कैसे ट्रैप करने की कोशिश की, जरा ध्यान से समझो। There have been a tornado watch, अब यहां पे a tornado लिखा है, मतलब ये एक की बात कर रहा है, ठीक है। और यहां पे इन्होंने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। जब भी कभी एक चीज की बात होती है हमेशा वर्ब में क्या चाहिए होता है, एस चाहिए होता है। कितने बार सीखा है, तो हैव को हटाओ, इसी का भाई लगा दो जिसमें एस होता है, तो कौन है इसका भाई, हैज। सो देयर हैज बीन अ टोर्नाडो वॉच लगा देंगे। आसान था। तो इतने इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस बात यही है कि आप कभी कभी इमोशनल होके सोच ही नहीं पाते कि इतना आसान भी कुछ आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। ये कह रहा है ऑल्दो द रेड क्रॉस एक्सेप्ट्स ब्लड फ्रॉम द डोनर्स, हालांकि जो रेड क्रॉस है वो एक्सेप्ट करता है ब्लड डोनर्स से, द नर्सेज विल नॉट लीव यू गिव ब्लड इफ यू हैव जस्ट हैड कोल्ड। अगर तुम्हें अभी अभी सर्दी हुई थी तो नर्सेज तुम्हें अपना ब्लड देने नहीं देंगी, अलाउ नहीं करेंगी। सो क्या लिख रहा है, द नर्सेज विल नॉट लीव यू, लीव की जगह बेटा लेट लिखेंगे ना, द नर्सेज विल नॉट लेट यू गिव ब्लड, मतलब ऐसा नहीं करने देना, इज टू नॉट लेट समबडी डू समथिंग, है ना। तो यहां पे लीव गलत है, इट शुड बी लेट। अब ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में चाहिए कॉमन सेंस। ये पढ़ लिख के नहीं आता है, ये चीज ढेर सारी चीजें रीड करके कॉमन सेंस आता है। सो द नर्सेज विल नॉट लेट यू गिव ब्लड हो जाएगा, लीव यहां से हटा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 82 जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। A prism is used to refract white light so it spreads out in a continuous spectrum. ठीक, a prism is used to refract white light so that it spreads out in a continuous spectrum. अब यहां पे कह रहा है प्रिज्म को यूज किया जाता है रिफ्रैक्ट करने के लिए लाइट, इसीलिए वो स्प्रेड हो जाती है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। अगर प्रिज्म नहीं यूज करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और दूसरा सेंटेंस जो हमने ठीक किया उसका मतलब ये निकल रहा है कि प्रिज्म हम यूज करते हैं लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए, व्हाइट लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए, ताकि जब हम प्रिज्म को यूज करते हैं ताकि क्या हो कि व्हाइट लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाए और वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे सो दैट का मतलब क्या निकल रहा है, जिससे कहते हैं ना कि जिससे या ताकि, उस हिसाब से हमें सो दैट की जरूरत पड़ेगी। तो सो इट स्प्रेड्स नहीं, मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे इस तरह से होगा, इसलिए इसका कॉन्टेक्स्ट चाहिए, है ना। तो यहां पे हम सो लगाएंगे तो वो मीनिंग नहीं बनेगा, इट शुड बी सो दैट इट स्प्रेड्स आउट। ऐसा अरेंजमेंट करता है जिससे क्या हो, ये लाइट स्प्रेड हो जाए, ठीक है। तो यहां पे सो के साथ में दैट चाहिए, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाऊंगा, तभी इसको सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या इसको कहना है। 84th, because of the movement of a glacier, the form of the Great Lakes was very slow. अच्छा, ग्लेशियर मूव कर रहा था, ग्लेशियर मूव कर रहा था तो क्या हो रहा था, जो ग्रेट लेक थी वो धीरे धीरे बन रही थी। तो द फॉर्म नहीं लगाना है, द फॉर्मेशन लगाना है। द फॉर्मेशन लगाएंगे तब पता चलेगा कि लेक धीरे धीरे बन रही थी। द फॉर्म क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द लेक वॉज वेरी स्लो होना चाहिए ना बेटा। तो 84th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर की तरह। चलिए क्वेश्चन 85 पे आते हैं। द न्यू मॉडल कॉस्ट ट्वाइस मोर देन लास्ट ईयर्स मॉडल। अब यार यहां पे देखो क्या गड़बड़ी है, बी ऑप्शन जो है ये, इसमें ट्वाइस मोर देन की जगह क्या होना चाहिए, ट्वाइस एज मच एज लिखो, या तो आप लिखो ट्वाइस एज मच एज, या तो यहां पे ट्वाइस हटा के या तो मोर देन हटा दो, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस एज मच एज हो जाएगा, या फिर यहां से ट्वाइस हटा दो
आपको क्या लिखना है, टू टाइम्स मोर देन, टू टाइम्स मोर देन, या तो लिखो ट्वाइस एज मच एज, या तो लिखो टू टाइम्स मोर देन। इन्होंने क्या किया है, ट्वाइस और मोर देन को मिला दिया है, जो कभी नहीं हो सकता है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, टू टाइम्स मोर देन लिखने के अभी ऑप्शन है और ट्वाइस एज मच एज लिखने का भी ऑप्शन है। तो आप देख लीजिए कौन सा लिखना है और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी में एरर हमें मिल जाएगी। सिंपल। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। गांधी जी ऑलवेज रिग्रेटेड फॉर द फैक्ट that people gave him adulation while what he wanted was acceptance of his way of life। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गांधी जी ऑलवेज रिग्रेटेड फॉर द फैक्ट, नहीं किसी फैक्ट के लिए थोड़ी, गांधी जी ऑलवेज रिग्रेटेड द फैक्ट, उनको कोई बात से रिग्रेट रहा होगा ना, किसी बात के लिए थोड़ी रिग्रेट होता है, वो तो बस हम हिंदी में बोल देते हैं। गांधी जी ऑलवेज रिग्रेटेड द फैक्ट, यहां पे फॉर हटाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर का मतलब सच में ये किसी के लिए, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये पेन मैं आपके लिए लाया हूं, सो आई हैव गॉट दिस फॉर यू, तब हम फॉर लगाते हैं बेटा। ऐसे यहां पे फॉर लगाएंगे तो इसका सेंस गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे और फॉर हटा के इसको हम ठीक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। द पार्टी वॉज आउस्टेड इन पार आफ्टर 12 ईयर्स। आउस्टेड का मतलब क्या होता है, बाहर हो जाना या निकल जाना या खत्म हो जाना, इसको आउस्टेड बोलते हैं। सो द पार्टी वॉज आउस्टेड इन पार, गलत हो गया, इन थोड़ी होगा। अगर आप पार्टी से बाहर हो रहे हो, फिर अगर आप सत्ता से बाहर हो रहे हो तो इन थोड़ी लगाते हैं। आउस्टेड क्या हो जाएगा, फ्रॉम पार हो जाएगा। तो इन की जगह क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओगे, तब ये ठीक माना जाएगा। देखो प्रेपोजिशंस पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, साथ ही साथ कॉमन सेंस को भी अपने साथ में क्लब करना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर करेक्टली कर पाओगे। चलो तो 87 जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। चलो 88 पे आते हैं। ही वॉज हेल्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ही वॉज हेल्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी क्या कर दी इन्होंने, अब यहाँ पे बोल रहे हैं ही वॉज हेल्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। जब भी कोई चीज को हम बोलेंगे कि ही वॉज बुक्ड फॉर दिस, ही वॉज हेल्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अब हेल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ लिए जाना, या फिर जब आपको पुलिस वाले रिमांड पे ले लें या पुलिस वाले आपको मतलब अरेस्ट कर लें, उसको हेल्ड बोला जाता है। तो किसी सेक्शन के अंदर या एक्ट के अंदर आपको पकड़ा जाएगा या आपको गिरफ्तार किया जाएगा। सो यू आर हेल्ड अंडर बोला जाता है। कौन से एक्ट के अंदर आपको मतलब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है ये पूछोगे आप, तो हेल्ड अंडर हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। ही हैज अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। उसके पास में फैसिनेशन है, मतलब हमेशा एक्साइटेड रहता है, बहुत ज्यादा मन करता है उसका। ही हैज अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए, ईच एंड एवरीथिंग मतलब हर एक चीज के लिए। दैट आर, अब देखो यहां पे दैट क्या है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमने एक रूल सीखा था, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हम उसके पहले वाली चीज और बाद वाली चीज को हमेशा मैच कराते हुए ही चल सकते हैं। अगर मैच नहीं कराए तो गड़बड़ हो जाएगा, मैच नहीं कराए तो नंबर कट सकते हैं। चलो मैच कराते हैं। अब इसमें भी एक रूल होता है, दैट या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो लिखा होगा उसको वैसे ही रहने देंगे, बाद वाले को ही हम चेंज करते हैं, ये फिक्स रूल है। तो दैट के पहले लिखा है एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज, यानी एक एक बार में एक एक चीज की बात हो रही है। अब दैट के बगल में लिखा है आर, एक चीज के लिए हम कभी आर लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आर को काट के यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, तब ये ठीक माना जाएगा, राइट। तो ही हैज ग्रेट फैसिनेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद ड्रामा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 98th नंबर क्वेश्चन पे। इट इज नो सीक्रेट that the president wants to have a second term of office, ठीक है, कोई सीक्रेट नहीं है कि प्रेसिडेंट दोबारा चाहते हैं पार में आना, सत्ता में आना दोबारा चाहते हैं, है ना, बिल्कुल ठीक लिखा है। इट इज नो सीक्रेट दैट द प्रेसिडेंट वांट्स, प्रेसिडेंट सिंगुलर है तो वांट्स चाहिए, टू हैव अ सेकंड टर्म ऑफ ऑफिस, बिल्कुल ठीक है। इट शुड बी नो एरर, ऑप्शन डी के साथ में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 90th क्वेश्चन में कुछ भी गलती नहीं पाई गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बाद में क्वेश्चन नंबर 91 के लिए क्लोज कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे आ चुका है। क्लोज कॉम्प्रिहेंशन का डायरेक्शंस पढ़ने से पहले क्लोज कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है जरा ध्यान से समझ लीजिए ताकि इसको करना आपको आसान लगे। देखिए एक पैराग्राफ लिखा होता है, एक पैराग्राफ लिखा होता है, उसमें ढेर सारे वर्ड्स गायब होते हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइंस लिखी होती है लेकिन ढेर सारे वर्ड्स गायब होते हैं। अब हर वर्ड के लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4। अब आपको वो पूरी जो लाइंस दी गई हैं लिखी हुई उनको पढ़ना होता है, पता लगाना होता है कि जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे इन 4 में से कौन सा वर्ड अगर मैं भर दूं तो पैसेज के हिसाब से वो सही हो जाए। इतना सा काम होता है आपका, आसान होता है। चलो डायरेक्शंस पढ़ते हैं फिर करने की कोशिश करते हैं इनको। क्वेश्चंस का डायरेक्शन लिखा हुआ है Each of the following sentences in this section has a blank space with 4 words or group of words given। वही सेम चीज, 4 वर्ड्स दिए हैं या हर ब्लैंक के लिए 4 शब्द आपको दिए गए हैं। Select whichever word or group of words you consider most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly। सेलेक्ट करिए हर ब्लैंक स्पेस के लिए कौन सा वर्ड आना चाहिए और उसी हिसाब से अपने आंसर्स को अपनी आंसर शीट पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। चलो ये सिंपल सा डायरेक्शन था। अब बात करते हैं जो एग्जैक्टली हमारे पास में पैराग्राफ है उसकी। चलो देखो यहां पे सबसे पहले बात कर रहे हैं वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस इज MS सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। तो सुब्बालक्ष्मी की बात हो रही है, सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन रही है वो इंडिया की, ठीक है। अफेक्शनेटली नोन टू मोस्ट पीपल एज MS, सबसे ज्यादातर लोगों ने उनको MS के नाम से जाना है, ठीक है। हर सिंगिंग हैज ब्रॉट डैश टू मिलियंस ऑफ पीपल। अब उनकी जो सिंगिंग रही है वो क्या लेके आई है, हैज ब्रॉट डैश टू मिलियंस ऑफ पीपल, नॉट ओनली डैश ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा इमोशन होगा जो उनकी सिंगिंग क्या करी है, लेके आई है। अब इसके लिए हमारे पास में ऑप्शंस में क्या क्या चीजें हैं, सॉरो, जॉय, बोर्डम या पेन। अब देखो जॉय, सॉरो तो दुख तो लाएगी नहीं। अगर किसी की सिंगिंग दुख ला रही है, मतलब आपको दुखी कर दे रही है, तब तो फिर बहुत गलत बात है ना। बोर हो जाओगे तो याद ही क्यों करोगे इन लोग को। दर्द, देखो गाने सुन के हम दर्द में चले जाते हैं यार, अपना पुराना दर्द याद करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गाना सुनते आपको दर्द होने लगेगा। सो इट शुड नॉट बी पेन, इट इज जॉय, आपको मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है। तो जब ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है तो नेगेटिव वर्ड्स तो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे, इसलिए हमें बी के साथ ही जाना पड़ेगा। सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे देखो, टू मिलियंस ऑफ पीपल नॉट ओनली डैश ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉट ओनली ओवरऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया की बात तो नहीं होगी क्योंकि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ओवर यूज करते हैं, तो ए बाहर हो जाएगा। ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया तो नहीं, इंडिया के पार्ट्स पर थोड़ी होगा, लोगों पर होगा ना। विद ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया की बात भी नहीं होगी, इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इट शुड बी ऑप्शन सी। यहां पे इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया बट इन। अब देखो यहां से भी मुझे एक हिंट मिल गया है कि जब भी बट होता है दोनों तरफ ऑपोजिट सेंटेंसेस होते हैं लेकिन बात तो सेम ही कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही होती है। तो जब यहां पे इन है तो यहां पे भी क्या चाहिए बेटा, इन ही चाहिए होगा। तो सी से यहां पे मुझे, मतलब इसके आगे वाले से इन से इसमें हिंट मिल गया। बट इन डैश कंट्रीज, अब यहाँ पे स्ट्रेंज कंट्रीज, अननोन कंट्रीज, अदर कंट्रीज या फैमिलियर कंट्रीज, कौन से वाले के साथ जा सकते हैं। अब स्ट्रेंज कंट्रीज लिखोगे मतलब ऐसी कंट्री जिसको हम कभी जानते ही नहीं है, वहां कैसे पहुंच गया गाना, तो ऐसा कोई शॉकिंग सा थोड़ी बात हो रहा है ना। अननोन कंट्री मतलब एलियंस वगैरह ने सुन लिया, ऐसा भी नहीं है ना। फैमिलियर है और फिर अदर कंट्रीज है। अब देखो फैमिलियर में ही नहीं गई हैं, सिर्फ ऐसी कंट्रीज में उनका गाना नहीं गया है जो हम फैमिलियर है, मतलब जैसे USA, चाइना, जहां पे हम जानते हैं, सिर्फ वही नहीं सारी कंट्रीज में, मतलब बाकी कंट्रीज में भी गया है। तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी अदर पार्ट्स दुनिया के जो हैं वहां पे भी उनका गाना था। तो इट शुड बी ऑप्शन सी, है ना, अदर। इसमें भी ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, अदर कंट्रीज, ठीक, अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एज वेल। बहुत बढ़िया। अब 94th की बात अगर हम करें, डैश अक्टूबर 1966। अब देखो जैसे ही यहां पे फिक्स डेट आई है, विद इन बाहर, ऑन बाहर, बाय बाहर, इट शुड बी इन, सी ऑप्शन, ठीक है। इन अक्टूबर 1966 सुब्बुलक्ष्मी वॉज इन्वाइटेड टू डैश इन न्यूयॉर्क। अब क्या कही है, टू के बाद में हमें यहां पे क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए वर्ब, ठीक। अब ये थी कौन, सिंगर थी, तो डांस के लिए तो नहीं बुलाया गया होगा। अगर मान लो बुलाया भी गया है तो हमारा प्राइमरी गोल तो डांस नहीं होगा क्योंकि ये सिंगर है। यहाँ पे स्पीक है, एंजॉय है, तो कौन सा सेंसिबल है, यहाँ पे सिंग है
क्योंकि ये सिंगर है तो सबसे कॉमनली जो हम सबसे ज्यादा जो जिस पे सेंस जा सकता है वो सिंग जाएगा। सो लेट्स कंसिडर इट ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्योंकि यही सेंस दे रहा है। इन न्यूयॉर्क वे पीपल ऑफ डैश फॉरेन, अच्छा ठीक है, चलो ये सब मिटा देते हैं। आई गेस ये सब समझ गए होगे आप कौन से में क्या क्या आ रहा है। चलो ठीक है, 95 के बाद 96 पे आते हैं। डांस इन न्यूयॉर्क वेयर पीपल ऑफ डैश फॉरेन कंट्रीज लिसन टू हर म्यूजिक। अब वेयर पीपल ऑफ डैश फॉरेन कंट्रीज, अब कौन से वाले, मेनी फॉरेन कंट्रीज, फ्यू फॉरेन कंट्रीज, बैकवर्ड या ऑल फॉरेन कंट्रीज की बात करेंगे। कौन से वाले से जा सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। ऑल का मतलब है दुनिया भर के, ऑल का मतलब सारे ले लिए हैं, कोई भी छोटा नहीं है। ऑल फॉरेन कंट्रीज का कोई मतलब नहीं बन रहा है क्योंकि यहां पे कितने लोग थे, कौन सी कंट्री क्या है, कितने नहीं मालूम है। तो ऑल बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव हो गया ये। बैकवर्ड फॉरेन कंट्रीज का बात तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव कर देगा फिर, है ना। फ्यू फॉरेन कंट्रीज की बात अगर हम करेंगे तो MS सुब्बलक्ष्मी जो है उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। सो लेट्स टेक इट मेनी फॉरेन कंट्रीज लिसन टू हर म्यूजिक डैश। अब अटेंटिवली, क्वाइटली, इनडिफरेंटली, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बाहर हो गया। बोल्डली का मतलब है ऐसा थोड़ी है कि गाली दे रही है या मारने लग रही है या कुछ ऐसा चैलेंज करने लग रही है अपने गायकी में। सो इनडिफरेंटली और बोल्डली को तो हम फिलहाल यहां से बाहर कर देंगे। क्वाइटली का मतलब यह है कि शांत होकर सुनना, और ए का मतलब है अटेंटिवली सुनना, यानी इंटरेस्ट भी लेना उसमें, ठीक है। अब कोई कुछ बोल रहा हो तो सिर्फ शांत हो जाओ वहां पे, और दूसरा होता है अटेंटिवली, मतलब उनकी चीजों को एंजॉय करना, समझना, सुनना। सो दैट्स व्हाई आवर प्रेफरेंस वुड बी अटेंटिवली, क्योंकि बुलाया गया था स्पेशल गेस्ट की तरह, तो जो भी गा रही है उसको अटेंटिवली सुनेंगे, एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। तो ए के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगर तो इट इज क्वेश्चन नंबर 97 पे तो हो जाएगा ए। आगे हो गया, दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश एवर गिवन टू एनी म्यूजिशियन। अच्छा, दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश एवर गिवन टू एनी म्यूजिशियन। अब इसकी किस चीज की बात करी जा रही है, अभी तक यहाँ पे कोई भी चीज को बोला तो नहीं गया कि ये चीज दिया गया है ना। तो 98 में क्या ले सकते हैं, दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश अवार्ड्स, ऑनर्स, प्राइजेस या रिकॉग्निशंस। कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, अवार्ड्स के साथ जा सकते हैं, ऑनर्स, प्राइजेस या रिकॉग्निशंस। अब देखो अवार्ड तो अभी तक दिया नहीं गया है, चलो इसको हटा देते हैं। प्राइज भी नहीं दिया गया, नहीं मान सकते। रिकॉग्निशन की बात नहीं है क्योंकि लोग सुन रहे थे उस चीज को, बहुत ध्यान से अटेंटिवली सुन रहे थे। तो इस चीज को हम किससे रिलेट कर सकते हैं बेटा, ऑनर से, है ना। किसी भी गायक या किसी भी आर्टिस्ट को अगर आप ध्यान से सुनो या उसको अप्रिशिएट करो तो उसको ऑनर माना जाता है सबसे ज्यादा, है ना, अगर ऑडियंस आपकी बात को सुन रही है। एवर गिवन टू एनी म्यूजिशियन फॉर डैश टुगेदर MS kept that international dash for dash together। अच्छा एक सेकंड को मिटा देता हूं। हाँ, अब देखिए, एवर गिवन टू एनी म्यूजिशियंस फॉर डैश टुगेदर MS kept that international dash spellbound with the beauty of her voice and her style of singing। अच्छा ठीक, मतलब काफी देर तक की बात यहां पे हो रही है। अब उसके लिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड्स लिखा है, मिनट्स लिखा है, आवर्स लिखा है, डेज लिखा है। देखो डेज तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, कह रहे हैं कि मतलब यहां पे आपको बताना है कि इतने टाइम तक वो लोगों को मतलब इंटरनेशनल में जो बहुत सारी ऑडियंस आई थी उनको स्पेल बाउंड रखा, मतलब लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। स्पेल बाउंड इज मंत्रमुग्ध हो जाना, कि यार बिल्कुल वाह ही निकल रही है बस, और कुछ है ही नहीं शब्द कहने के लिए। दैट स्पेल बाउंड विद द ब्यूटी ऑफ हर वॉइस एंड हर स्टाइल ऑफ सिंगिंग। अपनी ब्यूटी, वॉइस की ब्यूटी और स्टाइल ऑफ सिंगिंग से लोगों को एकदम मंत्रमुग्ध रखा उन्होंने, है ना, मतलब बिल्कुल अवाक थे। तो यहां पे सेकंड्स की बात तो नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा। मिनट्स, आवर्स, देखो मिनट्स की अगर हमने बात किया मतलब एक ही गाना गाई है, फिक्स हो गया, तो ये मिनट्स की बात करके हटा देते हैं, एक जनरलाइज ऑप्शन रखते हैं, दैट इज आवर्स। तो सी वाले ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा। फॉर आवर्स टुगेदर MS kept that international dash spellbound। अभी स्पेक्टेटर, ऑडियंस, व्यूअर या बिजनेसमैन, देखो बिजनेसमैन गलत है, व्यूअर गलत है, स्पेक्टेटर हो सकता है कि ऑडियंस हो सकती है। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर मालूम हो तो ये आसानी से आंसर हो जाए, स्पेक्टेटर लेना चाहिए कि ऑडियंस लेना चाहिए। देखो स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है, जो लोग सिर्फ देख रहे होते हैं उनको स्पेक्टेटर कहते हैं, लेकिन जब कोई गाना गा रहा है तो उसको सिर्फ देखना नहीं है, उसको सुनना भी है, उसके लिए अकल होनी चाहिए। सो इट शुड बी ऑडियंस, दैट इज ऑप्शन बी। तो 100 जाएगा बी के साथ में। MS kept that international audience spellbound with the beauty of her voice and her style of singing। आई गेस अभी आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्लोज कॉम्प्रिहेंशन एक और है, चलो दो क्लोज कॉम्प्रिहेंशन इसमें थे, है ना। चलो क्लोज कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। अब यहां पे क्या कह रहा है, द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हैड शैटर्ड। अब यहां पे एकदम से हमने म्यूजिशियन से कहां शिफ्ट हो गए, एंग्लो मराठा वॉर पे। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं इसमें क्या कहना है, बाकी फिर क्वेश्चन के आंसर्स को करते चलेंगे। तो यहां पे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो चुका है। द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हैड शैटर्ड द डैश ऑफ द मराठा चीफ्स बट नॉट देयर स्पिरिट। अब ये कह रहा है कि जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसने क्या कर दिया था, शैटर का मतलब एकदम बिखरा दिया था, बिल्कुल तोड़ दिया था, चकनाचूर कर दिया था। शैटर द डैश ऑफ द मराठा चीफ्स बट नॉट देयर स्पिरिट्स। उनका डैश तो चकनाचूर कर दिया था, लेकिन उनकी स्पिरिट जो थी, मतलब जो जोश था, वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, मतलब वो जोश में अपने बिल्कुल भी कम नहीं हुए थे। पार, डिग्निटी, टाइम या पेशेंस। देखो पेशेंस, टाइम और डिग्निटी की बात वॉर में नहीं होती है, इट शुड बी पार। सिंपल, ए ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, है ना, कोई सेंस ही नहीं है बाकी ऑप्शंस पे। डिग्निटी से थोड़ी वॉर होता है, टाइम से वॉर थोड़ी होता है, पेशेंस से वॉर थोड़ी होता है, पार से वॉर होता है। और पार को उन्होंने बहुत कम कर दिया था। पार मतलब बहुत ताकत कम हो गई थी, लोग कम गए होंगे, उनके मंत्री कम हो गए होंगे या वॉरियर्स कम हो गए होंगे, लेकिन जो उनका जज्बा, जुनून, स्पिरिट था वो अभी तक बहुत हाई था। ठीक है, द डैश ऑफ देयर फ्रीडम रैंकल्ड इन देयर हार्ट्स। अब आजादी या जीतने की जो एक मोटिवेशन होता है, जो ज्वाला होती है ना, वो उनके हार्ट में एकदम जल रही थी। तो जब जीत के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं तो इस चीज को ऐसे बोला जाता है, द डैश ऑफ देयर फ्रीडम रैंकल्ड इन देयर हार्ट्स। अभी डिसअपियरेंस, अब देखो अगर रैंकल्ड इन देयर हार्ट होगी तो डिसअपियरेंस का तो मतलब खत्म हो गया बेटा, लॉस की बात भी नहीं होगी, डिसअपॉइंटेड। ये देखो तीन वर्ड्स एकदम नेगेटिव हैं, तो इनका तो जरूरत है नहीं, क्योंकि मतलब दिल में अभी भी ज्वाला या जोश की आग धड़क रही है, तो इसके लिए ए सी डी तो बाहर हो गए। क्या बचेगा, सिर्फ एक ही पॉजिटिव है, दैट इज एम्पावरमेंट, तो इस वजह से बी के साथ ही जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, यहां पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए, द एम्पावरमेंट ऑफ देयर फ्रीडम रैंकल्ड इन देयर हार्ट्स कर देंगे। ठीक है, आगे, दे मेड अ लास्ट डैश अटेम्प्ट टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस एंड ओल्ड डैश। ठीक, उन्होंने एक लास्ट क्या किया, अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, दे मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, तो यहां पे फिक्स लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है हॉरिबल, डेस्परेट, पुअर या स्ट्रॉन्ग। अब देखो पुअर अटेम्प्ट तो नहीं करेंगे, ठीक, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, डेस्परेट हो सकता है या हॉरिबल हो सकता है, लेकिन हम इसमें से कौन से वाले के साथ जाएंगे, मेन मैटर ये है। तो 103 में हमें आना चाहिए हॉरिबल, डेस्परेट या पुअर। अब देखो यार यहां पे क्या बात हो रही है कि जोश तो अभी भी बहुत ज्यादा था अंदर, अब यहां पे अगर हमें पुअर लिखना चाहिए अगर, तो ये चीज एकदम सेंसलेस हो जाएगी, क्योंकि पुअर का मतलब है बिल्कुल एफर्ट ही नहीं लगा है, बिल्कुल बेकार सा परफॉर्म किया उसके अंदर। ठीक है, इसलिए पुअर को हम यहां से बाहर कर दिए हैं। अब हमारे पास में जो ऑप्शंस बचते हैं उस हिसाब से हॉरिबल है, डेस्परेट है और स्ट्रॉन्ग है, तो डेस्परेट को हमें हटाना पड़ेगा, हमें हॉरिबल को हटाना पड़ेगा। हॉरिबल का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब हॉरिबल का मतलब ऐसा जो भयानक डरावना टाइप का होता है उसको हॉरिबल बोलते हैं, तो डरावना सा अटेम्प्ट तो नहीं कर सकते हैं, सो ए बाहर हो गया। स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट या डेस्परेट अटेम्प्ट, देखो अब मैं डेस्परेट के साथ जाऊं या स्ट्रॉन्ग के साथ जाऊं, इसमें से स्ट्रॉन्ग को हटाते हैं, डेस्परेट पे जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझो। यहां पे रैंकल्ड इन देयर हार्ट्स है, इसका मतलब है दिल में एकदम जीतने की ज्वाला जल रही है, बिल्कुल आग जल रही है कि बिल्कुल मिल गए तो मार काट डालेंगे, यानी बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है। और जब बहुत एंथुसियाज्म होता है तो आप डेस्परेट हो जाते हो किसी चीज को करने के लिए या पाने के लिए। ठीक है, तो डेस्परेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना, बहुत एक्साइटेड हो जाना किसी भी काम को करने के लिए। इसलिए स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं, ये डेस्परेट अटेम्प्ट था, मतलब एकदम जोश से भरा हुआ, इस वजह से स्ट्रॉन्ग कम प्रेफरेबल है, डेस्परेट ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है बेटा, चलो, अटेम्प्ट टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस एंड ओल्ड डैश इन 1817। और क्या चीज, अपनी इंडिपेंडेंस जीतनी थी, और क्या चीज जीतना था इनको और जीतना था, आर्मी तो जीतेंगे नहीं, रिबेलियन भी सेंस नहीं बन रहा, इन्फेंट्री भी नहीं, अपना प्रेस्टीज जीतना था, जो इनका अपना रुतबा था, कहां, कब, 1817 में, वो वापस अपना प्रेस्टीज जीतना था, रुतबा जीतना था कि हम जो थे वही हैं, अभी भी हम हार आसानी से नहीं मानते हैं। तो इसमें आर्मी, रिबेलियन और इन्फेंट्री दिए तो कोई बच्चा भी ऑप्शंस बाहर कर देगा, इट शुड बी प्रेस्टीज, है ना। जब आपको कोई हरा देता है तो अल्टीमेटली आपका प्रेस्टीज डाउन हो जाता है, जो इज्जत होती है, अपना ईगो होता है, वो डाउन हो जाता है, तो वो चीज वापस पाना इनका मेन मोटिव था। इंडिपेंडेंस मिल गई और ओल्ड जो प्रेस्टीज थी, जो इज्जत थी, जो भाई लोग की इज्जत होती है, डॉन लोग की इज्जत होती है, वो भी वापस मिल गई। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 के बाद में। ठीक है, द लीड इन ऑर्गेनाइजिंग अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ द मराठा चीफ्स
was taken by the Peshwa who was smarting under the dash control exercised by the British resident. ठीक है, अब यहाँ पे who was smarting under the dash control exercised by the British resident. अब यहाँ पे यार pleasant, satisfying, rigid और orthodox लिखा हुआ है, तो हमें जाना किस वाले के साथ चाहिए? देखो pleasant, satisfying या orthodox control exercised by the British resident के साथ में नहीं, pleasant, satisfying और ऑर्थोडॉक्स तो कोई सेंस नहीं दे रहा, ऑर्थोडॉक्स तो हट गया। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादिता, है ना, कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, दिस इज रूढ़िवादिता, दिस इज ऑर्थोडॉक्स। सैटिस्फाई करने का कोई मोटिव नहीं था। प्लेजेंट का मतलब सिर्फ खुश करने के लिए। इट शुड बी रिजिड, मतलब एकदम स्ट्रिंजेंटली रूल्स को जो फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से ट्रेन थे, दैट्स व्हाई इट शुड बी रिजिड। तो सी के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर। ठीक है, चलो 105 वुड गो विद ऑप्शन सी। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलो ये मेरे बड़े फेवरेट होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं। इसमें आपको एक इडियम दिया होता है, कई बार ये क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में आ जाते हैं, समझ लीजिए जरा ध्यान से। कई बार क्या होता है, आपको एक सेंटेंस में एक इडियम लिखा हुआ होगा, वो इडियम अंडरलाइंड होगा, उस इडियम का आपको मीनिंग बताना होगा। कई बार सेंटेंस में, जैसे मान लो लिखा हुआ हो अगर लिखा है ही इज अ काउच पोटैटो, ही इज अ काउच पोटैटो लिखा है अगर मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे काउच पोटैटो को अंडरलाइन कर दिया। काउच पोटैटो कौन होता है? ऐसा आदमी जो दिन भर बिस्तर पे लेटा रहे, टीवी देखता रहे, कोई काम दाम ना करे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि आदमी है कोई, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है, तो ये किस हिसाब से हो सकता है। काउच का मतलब जैसे बेड होता है या सोफा होता है, पोटैटो मतलब बेड पे पड़ा हुआ कोई एक सामान मान लेते हैं। तो अगर कोई सिर्फ बेड पे ही पड़ा हुआ है, सोफे पे ही पड़ा हुआ है, मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहा है, किसी काम का नहीं है वो, तो इसलिए उसको हम काउच पोटैटो बोल रहे हैं, मतलब कुछ काम दाम नहीं करेगा, एक्सट्रीमली लेजी है, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए सिर्फ ईडियम ही लिख देते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ईडियम का ज्ञान होना चाहिए बेटा, ठीक है। हॉट पोटैटो कौन होता है? ध्यान से समझते हैं, चलो। हॉट पोटैटो कौन होता है? ऑप्शन ए है अ डिश टू रिलिश व्हेन इट इज हॉट। देखो एक चीज बहुत अच्छे से समझो, कभी भी ईडियम्स का डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलेगा। ईडियम्स का डायरेक्ट मीनिंग अगर आप निकालोगे तो वो हमेशा गलत माना जाता है। हमेशा का मतलब है मेरा 99.99% ऑफ द केसेस में। अब कुछ तो लिटिल मीनिंग्स पे ही ईडियम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो 106 में ए वाला देखो, अ डिश टू रिलिश व्हेन इट इज हॉट, अब ये तो बिल्कुल बाहर हो गया। बी कह रहा है अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ गैदरिंग, हॉट पोटैटो उसको नहीं बोलते हैं, तो बी ऑप्शन भी यहां से बाहर हो जा रहा है। अब सी कह रहा है एन इशू विच इज डिस्प्यूटेड एंड कैचिंग एन अटेंशन ऑफ पीपल, अ वे ऑफ थिंकिंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, बिल्कुल बाहर। सी ऑप्शन देखो, एक ऐसा इशू जो डिस्प्यूटेड है और लोगों का अटेंशन पा रहा है। अब हॉट पोटैटो को याद कैसे कर सकते हैं? देखो अगर मान लो आलू रखे हैं बहुत सारे, एक यूटेंसिल, एक बर्तन है जिसमें आलू रखे हुए हैं, जो नॉर्मल आलू होंगे वो वाले को आप आराम से छील लोगे, लेकिन जो गर्म आलू होगा वो एकदम मतलब ऐसे पकड़ा नहीं जाएगा ना, तो उसको कोई मान लो 4 लोग बैठे हैं आलू छीलने के लिए, अब एक दूसरे को देंगे, भाई ये तू छील के दिखा, भाई ये तू छील के दिखा, तो वही एक आलू रहेगा जो सबके पास में रहेगा, सबका अटेंशन ग्रैब किए रहेगा, बाकी जो नॉर्मल वाले आलू हैं उनमें कोई ध्यान नहीं देगा। सो हॉट पोटैटो होता है ऐसा कोई चीज जो डिस्प्यूटेड है, मतलब डिस्प्यूटेड का मतलब है कॉमन से अलग सा दिख रहा है यार, कुछ ना कुछ पंगे रह रहे हैं उसमें, और दूसरी बात है वो हमेशा अटेंशन ऑफ पीपल लेता जा रहा है, उसको बोलते हैं हॉट पोटैटो। चलो याद हो गया, चलो सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। यू स्नूज यू लूज। अब देखो यू स्नूज यू लूज, हमारे पास ऑप्शंस में क्या है? डोंट टेक इट लाइटली, डोंट बी ओवर एंथुसियास्टिक, डोंट हेजिटेट टू डू इट, डोंट बी पेसिमिस्टिक, ठीक है। अब यहां पे जो ये ईडियम लिखा है, ये ईडियम के साथ साथ में कहावत भी है कि अगर तुमने क्या किया, उसको करने में डिले किया, जैसे अलार्म बजता है, 2 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है स्टॉप, दूसरा होता है स्नूज, SNOOZE, ठीक है। तो स्नूज पे हम जनरली क्लिक नहीं करते, हम स्टॉप पे क्लिक कर देते हैं कि नहीं यार तू खत्म हो जा, दोबारा परेशान नहीं करना है ना। जैसे मान लो 6 बजे का अलार्म लगा है, बहुत एक्साइटेड है, 6 बजे का अलार्म लगा दिया, अब एक स्नूज आ रहा है, एक स्टॉप आ रहा है, सोचा कि अगर स्नूज पे दबाएंगे यार तो फिर दोबारा फिर बजेगा, स्टॉप पे दबा देते हैं। तो मतलब हम स्नूज को दबाने में जनरली क्या करते हैं? हेजिटेट करते हैं यार ये फिर दोबारा परेशान करेगा। तो अगर आपने स्नूज किया तो आपने लूज किया, सीधा स्टॉप करो और उठ जाओ, ये वाले कॉन्टेक्स्ट आप इसको याद रख सकते हो। तो यू स्नूज यू लूज, अगर आप किसी काम को हेजिटेट कर रहे हो करने में तो फिर वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोई काम को करने में हेजिटेट मत करो।
सो डोंट टेक इट लाइटली बाहर हो जाएगा, डोंट बी ओवर एंथुसियास्टिक हो जाएगा बाहर, डी भी बाहर हो जाएगा, इट शुड बी ऑप्शन सी, दैट इज डोंट हेजिटेट टू डू इट। कोई भी काम को करने में हेजिटेट मत करो, वरना क्या हो जाएगा, लूज कर जाओगे उस चीज को। एक्सक्यूज मी। तो जब भी आप हेजिटेट करते हैं, अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस अंदर से आता नहीं है और उस काम को करने में पूरा मन नहीं लगता है, एंड अल्टीमेटली फेलियर इज द एंड। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 108 है, आई डोंट बाय इट। जब भी कभी ऐसा कहोगे, ये देखो बहुत कॉमनली चल रहा है आजकल, है ना, काफी यूज हो रहा है। अगर आपने बोला आई डोंट बाय इट, इसका मतलब मुझे नहीं मतलब है, मैं नहीं बिलीव करता इस चीज पे, मैं नहीं मानता कि ऐसा होता होगा। सो अल्टीमेटली इफ यू से आई डोंट बाय इट, इसका मतलब है मैं नहीं मानता। हिंदी वाला अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब होता है मैं नहीं मानता। याद कर लो इनको, ये सारी चीजें, क्योंकि एग्जाम में आपके ईडियम्स तो आते ही हैं। अब ईडियम्स को कितने सारे हैं, कैसे याद कर सकते हैं, कनेक्शन बना बना के, ऐसे ही कनेक्शन बनेगा। चलो, सो आई डोंट बाय इट, मैं नहीं मानता, कौन सा वाला, आई हैव नो मनी बाहर है, आई समराइज इट, आई डोंट नीड इट, इट शुड बी आई डोंट बिलीव इट, मैं नहीं मानता इस चीज को। ठीक, मैं नहीं मानूंगा, वही वाला जो एक मीम है ना, मैं नहीं मानूंगा, वैसा ही वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। माई 2 सेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, माई 2 सेंट्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है मेरा ये कहना है या मेरा ओपिनियन है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि यार ये वाला मार्कर बहुत अच्छे कलर का है, तो किसी ने बोला नहीं यार इससे अच्छा ग्रीन कलर का मार्कर होता, किसी ने बोला नहीं येलो मार्कर अच्छा होता, तो मैंने बोला कि इट इज माई 2 सेंट्स, मतलब ये मेरा ओपिनियन है। तो जब भी मैं माई 2 सेंट्स बोलूंगा, अपने मैं पर्सनल ओपिनियन को एक्सप्रेस करूंगा। याद रख लीजिए 2 सेंट्स का मतलब, सेंट्स जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पैसा। ठीक, तो माई 2 सेंट्स का मतलब है मैं 200% बोल रहा हूं, सेंट का मतलब 100 भी होता है, तो 200% मेरी तरफ से हाँ है, ऐसा बोलना इज योर ओपिनियन। सो माई मनी हटा देंगे, माई डिसीजन, माई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट शुड बी माई ओपिनियन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे 110 की बात करते हैं। 110, आउट ऑफ द ब्लू। अब कोई चीज आउट ऑफ द ब्लू है तो वो क्या होगी, ध्यान से समझो। अगर मान लो ये बना कैसे है, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है जैसे ये एक नीला आसमान है, बिल्कुल नीला आसमान है यहाँ पे, है ना, मैंने यहाँ पे गलती से रेड कलर ले लिया है, लेट्स अंडरस्टैंड, ये नीला आसमान है। देखो ये ब्लू कलर का स्काई है। अब यहां पे बात हुई, एक बिजली कड़क गई, इसका 2 इडियम होता है, दोनों बता दे रहा हूं। ये बिजली कड़क गई, ठीक है, ये घर था, ये घर था, अब यहां पे बिजली कड़क गई, और यहां पे पूरा स्काई कैसा है बेटा, ब्लू कलर का स्काई है ना, ये आसमान कैसा है, ब्लू कलर का है। तो ब्लू स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, उस ब्लू स्काई में से बिजली कड़क जाएगी, कभी सोचा है, नहीं सोचा है, तो मतलब ऐसी चीज हो रही है जो अनएक्सपेक्टेड है, कभी सोचा ही नहीं है। तो इसके 2 चीजें निकलती हैं, एक होता है आउट ऑफ द ब्लू, और एक इसी का भाई आपसे पूछा जा सकता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, BLUE। याद रख लो, इसमें बोल्ट का मतलब थंडर बोल्ट होता है, बोल्ट को थंडर बोल्ट का शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो या तो आउट ऑफ द ब्लू आ जाएगा तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आ जाएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। असली इडियम तो यही है, इसका दूसरा फॉर्म कभी कभी यूज करते हैं, इस वजह से इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज हो जाएगा तो उसको आउट ऑफ द ब्लू या फिर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 110 के बाद में इट शुड बी 111। व्हाट अ स्मॉल वर्ड, व्हाट अ स्मॉल वर्ड, मतलब जैसे मान लो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कहते हैं ना कि जैसे कोई एक आदमी मिला मान लो आपको बस में, ठीक है, और एक दिन आदमी मिला, 3-4 दिन के बाद वही आदमी फिर मिला, फिर उसके बाद में 3-4 दिन के बाद वही आदमी फिर आपको बस में मिल गया, फिर 5-6 दिन के बाद में आपके घर के पास वही मिल गया। अब आपको लगेगा यार ये आदमी बार बार मुझे मिल रहा है, शायद दुनिया सच में बहुत छोटी है। तो व्हाट अ स्मॉल वर्ड का मतलब आपको क्या लग सकता है, कोइंसिडेंटली जब चीजें बार बार हो रही होती हैं तब हम इस चीज को व्हाट अ स्मॉल वर्ड बोल के समझते हैं, या फिर खुद भी कहते हैं क्या लगता है दुनिया बहुत छोटी है, बार बार ये मुझसे टकरा रहा है। सो इट्स अबाउट द कोइंसिडेंस। सो व्हेन यू से व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, इट इज अबाउट द कोइंसिडेंस। सो व्हाट अ चैलेंजिंग टास्क, व्हाट अ नैरो स्पेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस की जरूरत नहीं है, इट शुड बी व्हाट अ कोइंसिडेंस। और जब भी ऐसे कोइंसिडेंसेस होते हैं तभी हम दुनिया बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है, ऐसे वाली बातें करने लगते हैं। ठीक, तो 111 जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 112 की बात करते हैं बेटा। देखो, डाउन द रोड,
डाउन द रोड का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में या आगे चल के क्या चीजें होने वाली हैं। जैसे मान लो ये रोड है, ये एक रोड है और मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी गाड़ी है जो मैं चला रहा हूँ। अब अगर मैंने बोला कि डाउन द रोड यहाँ पे एक ढाबा आने वाला है जहाँ पे हम रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, पिज्जा खाएंगे, ठीक। तो डाउन द रोड का मतलब क्या है, जैसे जैसे रोड आगे बढ़ती जाएगी या आगे चल के या कुछ दूरी पर क्या है, एक ढाबा है। तो डाउन द रोड क्या मतलब हो गया, आगे चल के, फ्यूचर में, थोड़ी टाइम के बाद में। ऐसे कॉन्टेक्स्ट हमेशा डाउन द रोड कहलाते हैं। तो इन द पास्ट तो उल्टा हो गया, एट प्रेजेंट, नो पर्टिकुलर टाइम, इन फ्यूचर पे जाना पड़ेगा। याद रखो डाउन द रोड मतलब क्या होता है, इन फ्यूचर। और इसी की जगह पे डाउन द लाइन भी होता है, डाउन द लाइन, याद रख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन द रोड या डाउन द लाइन का मतलब होता है फ्यूचर में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। रेज आईब्रोज या रेजिंग आईब्रोज, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ये लो, ये आपके लिए गिफ्ट है, या मैंने आपको ये फोन दे दिया, मैंने कहा ये लो, ये आपके लिए गिफ्ट है। अब बोलोगे अरे सच में ये मेरे लिए गिफ्ट है। सो व्हेन यू रेज आईब्रो, आप सरप्राइज हो गए हो, ये आप दिखाते हो, ठीक है। तो अब यहां पे सरप्राइज है और शॉक मान सकते हैं, लेकिन शॉक नेगेटिव हो जाता है, इसलिए जब रेज आईब्रो की बात होती है तो आप हमेशा सरप्राइज वाले कॉन्टेक्स्ट में ही इसको यूज कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर रेजिंग आईब्रो, आप उस चीज को एज अ सरप्राइज शो करते हो, याद रख लीजिए। सो रेजिंग आईब्रोज किसके साथ जाएगा बेटा, रेजिंग आईब्रोज वुड गो विद टू शो सरप्राइज, ए ऑप्शन। क्रिटिसाइज, सपोर्ट या इंस्ट्रक्ट की बात नहीं होगी, सिंपल है। चलो आगे 114 पे आते हैं। दिस इज स्टेप अप द प्लेट। अब स्टेप अप द प्लेट का मतलब है, जैसे देखो मान लो यहां पे टेबल लगी हुई है, एक ये टेबल है, डाइनिंग टेबल। अब इस डाइनिंग टेबल में क्या हो रहा है, सब लोग प्लेट्स, मान लो ये मम्मी है, यहाँ पे मम्मी है, ये सबको प्लेट्स दे रही हैं, या फिर मान लो कोई सर्वेंट है वो सबको प्लेट दे रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने सोचा कि चलो यार सब खाना खाने बैठे हैं फैमिली वाले, तो मैं मम्मी को परेशान नहीं करता हूं, मैं सबकी प्लेट्स लगा देता हूं। यहां पे आपने सबकी प्लेट्स लगा दी। सो व्हेन यू आर स्टेपिंग अप द प्लेट, आप जब प्लेट पे मतलब प्लेट सर्व करने पे जा रहे हो, इसका मतलब है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट कर रहे होते हो, है ना, या फिर किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर रहे होते हो या चाह रहे होते हो। सो व्हेन यू आर स्टेपिंग अप द प्लेट, यू आर टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टेक कंट्रोल, टेक अ जॉब नहीं, टेक एन अपॉर्चुनिटी भी नहीं, इट शुड बी टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रख लीजिए, ठीक है। तो स्टेप अप द प्लेट क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेना, चलो जिम्मेदारी लेना, इट्स स्टेप अप द प्लेट। अगला देखो 115 की बात करते हैं। द होली ग्रेल, इसका मतलब क्या होता है, द होली ग्रेल का मतलब होता है, अब देखो होली का मतलब ही क्या हो गया, बहुत ज्यादा पवित्र है कोई चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई चीज, बहुत ज्यादा तवज्जो रखती है वो चीज, तो ये मतलब है। तो होली ग्रेल क्या हो जाएगा, कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना। सो एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल की बात करते हैं। प्लेस यहाँ पे जगह बहुत स्पेसिफिक कर रहा है, इसलिए प्लेस नहीं, कोई चीज या कोई गोल हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं द होली ग्रेल बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ जाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 116, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। इसका मतलब है जैसे दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, ये दो दोस्त हैं। इसने बोला एक काम करो भाई, तुम मेरा मैथ्स का काम कर दो और मैं तुम्हारा इंग्लिश का काम कर देता हूं, ठीक। तो मतलब जैसे मैंने तुम्हें बोला है अपना काम करने के लिए, वैसे ही मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा। तो मतलब जैसा मैंने तुमसे फेवर मांगा है, वैसा ही मैं तुम्हारा फेवर भी कर दूंगा। सो इफ यू से यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स, इसका मतलब क्या है, प्रॉपरली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सारी चीजें हम कर लेंगे। तो इस हिसाब से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा मतलब करा रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, व्हेन ही इज स्क्रैचिंग हिज बैक, तो यहां पे करना क्या चाह रहा है, ये अपना फेवर भी मांग रहा है और उसका फेवर भी कर रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये एक्चुअली में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसके थ्रू आप अपना फेवर भी करा रहे हो। तो अगर यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद फेवर होता तब ये ज्यादा प्रेफरेबल होता। सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं, म्यूचुअल डिसलाइकिंग नहीं, इट शुड बी ऑप्शन ए, दैट इज म्यूचुअल फेवर, है ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जब आप म्यूचुअल फेवर करते हैं, उसको हम बोलते हैं यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। सो इट 116 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए बेटा। चलो 117 पे आते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है बिना झिझक के,
कोई भी काम कर देना बिना हिचकिचाए कि यार नहीं ऐसा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेगा, हेजिटेट नहीं करो तो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट बोला जाता है इसको। सिंपल सा है ये। चलो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन। व्हेन अटेम्प्ट फेल्स गलत है, टू फर्दर लॉस विद मॉकरी गलत है, डी गलत है, जजिंग अदर्स इंटेंशंस टू मच भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन। इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं ये सारे याद कर लो, ये कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। बॉल इज इन योर कोर्ट, अब इसका मतलब है जैसे मान लो ये एक मैच चल रहा है, ये एक मैच चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लो एक टेनिस प्लेयर है, ये एक टेनिस प्लेयर है। अब अगर बॉल इसके पास है, इसके वाले कोर्ट में बॉल आ गई है, अब ये चाहे इधर मारे, चाहे इधर मारे, चाहे इधर मारे या फिर इधर मार दे, अब ये तो डिसीजन इसके हाथ में। सो व्हेन बॉल इज इन समबडीज कोर्ट, ये सारा डिसीजन पार आपका ही हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है कि अब आप डिसाइड करो कि क्या करना है, किस जगह पे कौन सी चीज करनी है, या सारे प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। बी हैप्पी एट द डेम बॉल डूम, ये गलत है। इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन, सही है, ऑप्शन बी ठीक है। अ वेरी पावरफुल पर्सन गलत है। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट एन इशू भी गलत है। क्या हो जाएगा, अप टू यू होना, मतलब जिसके कोर्ट में बॉल है, इसका मतलब डिसीजंस उसके ऊपर है कि वो उसको कैसे टैकल करता है। यहां पे इसके पास ये ऑप्शन भी है कि बॉल को छोड़ के इसको जिता दिया जाए, है ना। तो अप टू डिसीजन, सारा डिसीजन किसके पास है, जिसके कोर्ट में बॉल है। ये जो मेन ये कैरेक्टर है, इसके पास में सारी पावर्स हैं डिसीजन लेने की। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 119 की बात करते हैं बेटा। 119 बोल रहा है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब अब यहाँ पे दो ही वर्ल्ड दिखाए जा रहे हैं, मतलब दो चीजों के अलावा और कोई चीज है नहीं, तो मतलब सारे कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें फेवर में हो जाना, है ना। तो अ हैप्पी पर्सन हु इज द बेस्ट विद ऑल गलत है, इसमें हम ये नहीं जाएंगे। टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू बिग, ऑल द एडवांटेजेस, समवन हुम एवरीबॉडी लाइक्स, इट शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज ऑल द एडवांटेजेस। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब है इसमें भी अच्छा होना, उसमें भी अच्छा होना। देखो ए वाले में अगर मान लो एक गेम है, मान लेते हैं ये हॉकी, और फिर ये है ऑप्शन नंबर बी, ये है वॉलीबॉल, ये है वॉलीबॉल। अब यहाँ पे ऑप्शन मिल गया कि जो जो वॉलीबॉल खेल सकता है वो वॉलीबॉल भी खेल ले, और जो जो हॉकी खेल सकता है वो हॉकी भी खेल ले। अब अगर कोई मान लो ऐसा आदमी है, ये मान लो ये चंगू है, अब ये इनको हॉकी भी आता है और वॉलीबॉल भी आता है, तो क्या करेंगे, सारे एडवांटेजेस लेंगे, हॉकी भी खेलेंगे, वॉलीबॉल भी खेलेंगे। सो व्हेन समबडी इज बोथ ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ही टेक ऑल द एडवांटेजेस, है ना, सारी चीजें फिर वो कर लेता है। तो इस हिसाब से 119 जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का, 120। इट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कोई चीज अगर कॉस्ट करे आर्म और लेग, तो वो चीज क्या है बेटा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक। मतलब आर्म और लेग, अब जैसे मान लो आप कोई भी काम करो, अगर आर्म्स और लेग्स नहीं है आपके, तो इसका मतलब आप बिल्कुल एक कोई सामान की तरह हो गए हो। जैसे मान लो ये एक सॉसर पड़ा है, अब इसकी तरह ही हो गए। अगर इसका हाथ पैर होता तो अल्टीमेटली चलने लगता, अगर इसको मैंने यहां रख दिया, हाथ पैर नहीं है इसका, तो ये यहीं पड़ा रहेगा, हिल नहीं सकता। सो व्हेन समथिंग इज कॉस्टिंग एन आर्म एंड एन लेग, इसका मतलब है वो आपको बिल्कुल बेसहारा बना दे रहा है। अब उसके बाद में आपका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मांग ली गई हैं। सो भाई समथिंग इज कॉस्टिंग एन आर्म एंड एन लेग, इट इज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा, इसी का एक भाई भी है जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, इसका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सी बी ए बाहर हो जाएंगे। एक और ऑप्शन होता है टू पे थ्रू वंस नोज, टू पे थ्रू वंस नोज, NOSE, नोज मतलब ये नाक, टू पे थ्रू वंस नोज, इसका मतलब होता है बहुत हैवी पेमेंट करना किसी को, है ना, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली होना, किसी चीज का बहुत एक्सपेंसिव होना। तो यही वाला चीज यहां पे भी ले सकते हैं। सो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग भी वही है, और टू पे थ्रू वंस नोज भी सेम चीज होती है ना, मतलब बहुत हेफ्टी है, बहुत हैवी प्राइस पे करना किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के लिए या किसी भी चीज के लिए। सो टू पे थ्रू वंस नोज बोला जाता है उसको, राइट। तो इतने ही क्वेश्चंस थे इस वाले पेपर में, 120 क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और नया पेपर डिस्कस, यानी CDS 2018 शिफ्ट 2 का कोई सेट करेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते चलिए। नेक्स्ट क्लास में भी वीडियो जरूर देखिएगा और इसी तरीके से प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय